नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इस बीच 10 दिनों के सीज फायर के बावजूद ट्रंप अपनी बातों पर नहीं टिके और लगातार अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे। तेहरान में ईरान के दर्जनों मिसाइल केंद्रों और अस्थायी कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण अब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन की पहल की है, जिसके लिए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक को पूरे संकट का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये वॉर इतनी आसानी से रुकेगी या फिर बड़ी तबाही की ओर बढ़ती जाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस वॉर की दिशा किस ओर जा रही है? देखिए, ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद ईरान की स्ट्रेटजी के सामने अमेरिका हार गया ऑलरेडी। क्योंकि अगर आप बातचीत करते हुए नजर आओगे, बातचीत से ये मामला रुका, ये ईरान की जीत है कि आप ईरान को हरा नहीं सके। यू सकम टू द प्रेशर दैट इरानियंस क्रिएटेड ऑन यू। नंबर 2, अगर आप खुद ही अपने आप में डिक्लेयर कर दो, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आप इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि वैसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है जी। और वो कैसे एग्जिट का रास्ता हो। डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा एग्जिट, एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके बाद हम कह दें कि हम जीत गए। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो एग्जिट दिलाने के लिए ही ये चमचे इकट्ठे हुए हैं इस्लामाबाद में। क्यों एग्जिट चाहिए? कई सारे कारण हैं। पहला कारण मैं आपको बताता हूं, वो ये है 11,000 जगहों पे, कई जगहों पे बड़े बड़े और कई जगहों पे छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर में। नो किंग प्रोटेस्ट। जी हाँ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में लोगों ने घेर लिया। बिल्कुल। आपके साथ आपके वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ये मेरी भावना से कोई मतलब नहीं, मैं क्या चाहता हूं नहीं चाहता हूं उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति ने फैसला लिया तो हमें उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। मतलब यू आर नॉट कन्विंस्ड, यू आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, यू डोंट वांट टू टेक द ब्लेम ऑफ इट। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जेडी वेंस को प्रेसिडेंट की लड़ाई में उतरना है। आप अभी से ही हाथ पीछे कर रहे हो, उसका मतलब आप जान रहे हो कि धज्जियां उड़ने वाली है अमेरिका की डिप्लोमेसी की, अमेरिका की स्ट्रेटजी की। क्योंकि ईरान के ऊपर आप फिजिकली कब्जा नहीं कर सकते जी। वो इतना बड़ा है साइज में। और जिस तरीके की हिम्मत ईरानियंस ने दिखाई कि आपको बातचीत के लिए अपने चमचों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, आप पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा करवा रहे हो। वहां अमेरिका के अंदर कांग्रेस में एक रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि अमेरिका, ये जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट का हब बना हुआ है। वो टेररिज्म, वैसे टेररिस्ट जो जिहाद कर रहे हैं, इस्लामिक जिहाद, जो अमेरिका के लिए भी खतरा हो सकते हैं। कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से सेनेटोरियल कमेटी के सामने जो वहां की चीफ है तुलसी गबार्ड, उन्होंने बकायदा ये बताया कि जैसे ईरान खतरा है अमेरिका के लिए, साउथ कोरिया खतरा है, वैसे पाकिस्तान भी खतरा है जी। रूस, चाइना के अलावा ये 3 और देश को जोड़ा गया कि जो फ्यूचर में अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास तथाकथित न्यूक्लियर वेपन बनने का मादा भी है, पाकिस्तान के पास तो है ही, साथ ही साथ इनके पास अमेरिका के टेरिटरी तक पहुंचने वाला मिसाइल भी है। ये खतरा है। तो जिन आपकी सरकार, आपका पार्लियामेंट, आपकी कमिटीज, आपके रिपोर्ट्स जिस देश को
पाकिस्तान के लिए खतरा बता रहे हैं, वही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में उससे आप ये सब काम करवाने के लिए बिठाए हो। अब दिक्कत क्या है, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। घिरे इसलिए भी हुए हैं कि पेंटागन ने कहा 10,000 लोग मरेंगे। ये तय कर लो भाई, इतना आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। पब्लिक भी आपके खिलाफ, आपकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो धस के पहुंच गई है 30% के ऊपर, 30% के ऊपर। और आप ऐसे युद्ध में फंस गए जिसको आप जीत नहीं सकते, और हारने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो आप बीच का कोई रास्ता निकाल रहे हो। सारे लोग फंस गए इसमें जी। सऊदी अरब इस युद्ध को लंबा चाहता है, वो टेबल पे है इस्लामाबाद में। तुर्की इस युद्ध से बाहर है, लेकिन अमेरिका का एलाई है। पाकिस्तान है जो तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बना रहे थे, तो वहां कोई पीस प्लान नहीं आने वाला। वो कारण क्या है कि जिस टेबल पे अमेरिका नहीं है, जिस टेबल पे ईरान नहीं है, और जिस टेबल पे इजराइल नहीं है, वहां कोई फैसला नहीं हो सकता। जिन लोगों को लग रहा है कि यहां कोई फैसला हो जाएगा इस्लामाबाद और ये और वो, ये मूर्खता के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई इजराइल कह चुका हमें भरोसा नहीं, ईरान कह चुका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं, ये जो है अमेरिका का दलाल है, और अमेरिका का दलाल कम डोनाल्ड ट्रंप का दलाल है ये। तो जब पीस लाना है, तो जो वॉर कर रहे हैं 3 देश मुख्यतः, ईरान, इजराइल और अमेरिका, तो बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के कौन सा पीस, कैसे पीस, कहां से आएगा पीस, कौन इनकी बात मानेगा। तो ये चीजें, तो मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है इसमें। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि सऊदी अरब तो सीधे पाकिस्तान के कॉलर पकड़ के हिला करके पूछेगा कि अभी हमसे इतने इतने पैसे लेते हो, हमारे साथ तुमने करार किया, डिफेंस करार करके आए कि हमारे ऊपर हमला होगा तो हमारे ऊपर हमला, तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो तुम्हारे ऊपर हमला, तो हमारे ऊपर तो हमला हो रहा है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, यही तो सवाल पूछा जाएगा। तो 2 दिन किस चीज के लिए लग रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई वो 15 पॉइंट दिया जाएगा, भाई ईमेल कर दो। भाई डिप्लोमेसी तो कर ही रहे हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 15 पॉइंट दिए हैं, जिसका अमेरिका ने साफ मना किया है कि हमने कुछ नहीं दिया है, ये पाकिस्तानियों की ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है, तो आप ये बता दो कि वो 15 पॉइंट कौन सा है। वो 4-5 वर्जन उसके सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। अगर 15 शर्तें आपने दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ट्रुथ सोशल पे आकर के बता देना चाहिए ये 15 ये है। हाँ, भाषणों में उन्होंने बहुत बार कहा है कि ईरान एग्री कर गया है कि दे विल लीव देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो उधर से अमेरिका में भाषण देते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम तो जानते हैं कि हमने कोई डील ही नहीं करनी है, कोई बातचीत नहीं होनी है, कोई बातचीत हुई ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत बहुत हाई स्टेज पे चली गई है, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों से बातचीत हो रही है। किससे बात हो रही है पता नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि वो मुनीर और शहबाज शरीफ जो है वो कुछ कुछ फीड कर रहा है कि ईरानी इस चीज़ के लिए एग्री कर गए, इस चीज़ के लिए एग्री कर गए। अमेरिका ने कहा कि ये युद्ध तब खत्म होगा जब आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दोगे। आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा सिर्फ बिजली बनाने के लिए होगा। दूसरा कि आप कोई भी मिसाइल 300 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं, मतलब 300 किलोमीटर के रेंज का ज़्यादा का नहीं होगा, और उसका इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन के तहत वो आपको पूरा ओपन करना पड़ेगा अपने सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस और जो आपके लैब्स वगैरह जो कुछ भी हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन अगर आप डाल देंगे तो फिर इजराइल भी फ्री, फिर ईरान का जो है वो नहीं पहुंचेगा मिसाइल वहां तक। फिर जितने भी आतंकवादी संगठन को आप समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन बंद करना पड़ेगा। फिर यह भी कहा गया कि भाई ईरान जो है वहां जो रिजीम है उसमें बदलाव करना पड़ेगा।
और जिन लोगों को आपने भी पकड़ रखा है, जो वहां पे रिजीम चेंज करना चाह रहे थे, उनको छोड़ना भी पड़ेगा। कोई मास एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ईरान ने कहा टू हेल विथ यू, हमको नहीं चाहिए, और तुम बात करने आ ही रहे हो तो मेरी भी सुन लो। ईरान कह रहा है कि पहले यह एश्योरेंस दो कि हमारे ऊपर हमला फ्यूचर में नहीं होगा। नंबर 2, अभी जितना तुमने नुकसान हमारा किया सबको रिबिल्ड करो। नंबर 3, हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगेगा, सैंक्शंस भी हटाने होंगे। तो इनकी अलग लिस्ट है। ईरान की आर्मी की तरफ से कहा गया हम ऐसा कोई समझौता नहीं करने वाले कि जिसमें हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाएगा, मिसाइल बनाने से रोका जाएगा। कहां पटकनी खा गए ये लोग। मैं शुरू से कह रहा हूं कि अमेरिका को पहली बार कोई ज्यादा आईक्यू वाले मुल्क से जो है दुश्मनी हुई है। आप वहां न्यूक्लियर वॉर हेड, मिसाइल और इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए गए तो ये युद्ध हो रहा था, सैनिकों का, हथियारों का युद्ध। ईरान ने इसे एक इकोनॉमिक वॉर में तब्दील कर दिया। हॉर्मुज को रोका, पूरी दुनिया कांप गई। उधर हुती को भी मिसाइल पहुंचा दिया। भाई बैलिस्टिक मिसाइल टेररिस्ट ग्रुप के पास कहां से आएगा। और वो वहां धमकी दे रहा है कि अगर इधर नहीं हटे, अब वापस नहीं हुए, तो जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमने रोक रखा है, हम स्टेट ऑफ बाब मंदब को रोक देंगे। मतलब पूरा यूरोप, अमेरिका से जितना भी जहाज जो एशिया के लिए आता है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए आता है, जापान, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो जितने भी मालवाहक जहाज आते हैं, या फिर चीन का जो जाता है, वो फिर फंस जाएगा। तो अभी तो पेट्रोल की किल्लत हो रही है दुनिया में, वो तो बाकी सारी चीजों की किल्लत हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड में उतरना नहीं चाहते। ग्राउंड में उतरने के मतलब 10-15 हजार लोग मारे जाएंगे, अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। ये पेंटागन की रिपोर्ट है। तो वो डर के मारे वो अपने युद्ध पोतों को भी पीछे वो ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि युद्ध तो अभी चलेगा, युद्ध तब रुकेगा जब इजराइल रोकेगा। अमेरिका बैकआउट कर जाएगा, लेकिन इजराइल के साथ युद्ध तो चलता रहेगा। इजराइल के साथ युद्ध तो चलता रहेगा, और इजराइल युद्ध में रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप, वहां की सरकार, अमेरिकी गवर्नमेंट के पास यह मादा नहीं है कि आप यूनिलैटरली इसको खत्म भी कर सके। वहां की इकोनॉमी, वहां की कंपनियां, वहां का सब कुछ जो जूस कंट्रोल करते हैं। और दिक्कत यह है कि जनता भी जो है इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया और ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया। और इस वजह से अब एक जो कहते हैं भीगी बिल्ली की तरह, शातिर व्यापारी, बिजनेसमैन की तरह, अब वो कोई कोना ढूंढ रहा है, कोई बिल ढूंढ रहा है कि जिसमें वो अपना चेहरा छिपा सके। अदरवाइज जो शक्तियों का अगर कंपैरिजन देखे तो देयर इज नो मैच। ईरान और अमेरिका में कोई मैच नहीं है। डिस्ट्रक्शन, वो कहते हैं ना कि भाई तबाही मच गई ईरान के अंदर, लेकिन वो कहते कि हार के भी ये जीतता हुआ नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा भागा कि वो जीत के भी हारता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस जंग पर टिकी है। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उससे तनाव का माहौल दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों, ईरान पर लगातार हमले और मिडिल ईस्ट में बढ़ती बेचैनी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। तो इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।